आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जिसकी सुगबुगाहट ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। बिना किसी देरी के चलिए बात करते हैं एक ऐसी ग्लोबल क्लाइमेट इवेंट की जो सीधे तौर पर हमारे मौसम, हमारी अर्थव्यवस्थाओं और अल्टीमेटली हमारे भविष्य को आकार देने वाली है। ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि हमारे आने वाले कल की एक बहुत ही गंभीर तस्वीर है। दरअसल यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट्स यानी ECMWF की तरफ से एक बेहद अलार्मिंग रिपोर्ट सामने आई है। उनका साफ कहना है कि महासागर और वायुमंडल के संकेत जून तक एक साथ अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो हमारी पृथ्वी जल्द ही एक सुपर एल नीनो घटना का सामना कर सकती है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि यह ग्लोबल टेम्परेचर को उन रिकॉर्ड ऊंचाइयों तक धकेल सकता है जो इंसानी इतिहास में शायद पहले कभी नहीं देखी गई। तो अब एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल मन में आता है कि आखिर ये सुपर एल नीनो किस बला का नाम है? क्या ये सिर्फ एक आम मौसमी बदलाव है या फिर कुछ और? आखिर कैसे एक अकेला क्लाइमेट पैटर्न पूरी दुनिया के इकोसिस्टम और यहाँ तक कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के सर्वाइवल को तय करने की ताकत रखता है? चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। आगे बढ़ते हुए आइए सबसे पहले समझते हैं द लिटिल बॉय और उसकी विपरीत बहन के पीछे का विज्ञान। इस पूरे फिनोमेनन को गहराई से समझने के लिए हमें प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में चलने वाले एल नीनो दक्षिणी दोलन या एनजो साइकिल को देखना होगा। ये बड़ा ही दिलचस्प है। करीब 17वीं शताब्दी में दक्षिण अमेरिका के मछुआरों ने सबसे पहले नोटिस किया कि कभी-कभी प्रशांत महासागर का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। और क्योंकि ये गर्म पानी अक्सर दिसंबर के आसपास यानी क्रिसमस के टाइम पर अपने पीक पर होता था, तो उन्होंने स्पेनिश में इसे नाम दिया द लिटिल बॉय। साइंटिफिकली होता यह है कि जो नॉर्मल ट्रेड विंड्स या व्यापारिक हवाएं होती हैं वो अचानक कमजोर पड़ जाती हैं। इसके कारण सतह का गर्म पानी अमेरिका की तरफ पूर्व में बहने लगता है और समुद्र की गहराइयों से जो ठंडा न्यूट्रिएंट से भरा पानी ऊपर आना चाहिए था वो पूरी तरह से रुक जाता है। अब जहां एल नीनो है वहीं इसकी एक बिल्कुल अपोजिट बहन भी है, ला नीना यानी द लिटिल गर्ल। ला नीना के दौरान गेम बिल्कुल पलट जाता है। कमजोर होने के बजाय व्यापारिक हवाएं और भी ज्यादा तेज हो जाती हैं। ये तेज हवाएं गर्म पानी को पश्चिम में एशिया की ओर धकेल देती हैं, जिससे अमेरिका के तट पर नीचे का ठंडा पानी बहुत तेजी से ऊपर आने लगता है। आसान भाषा में ये दोनों प्रशांत महासागर की हवाओं के दो बिल्कुल विपरीत चरम बिंदु यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। लेकिन देखिए, कहानी सिर्फ प्रशांत महासागर तक ही सीमित नहीं रहती। इसका असर बिल्कुल एक जायंट डोमिनो इफेक्ट की तरह पूरी दुनिया पर पड़ता है। इन हवाओं के खिसकने से ग्लोबल लेवल पर मौसम का पूरा सिस्टम रीशफल हो जाता है। उदाहरण के लिए एल नीनो अमेरिका के उत्तरी हिस्से को गर्म और सूखा कर देता है, जबकि पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में खतरनाक टाइफून लेकर आता है। इसके बिल्कुल उलट ला नीना की वजह से अमेरिका के दक्षिण में सूखा पड़ता है, अटलांटिक महासागर में खतरनाक हरिकेन सीजन आता है और कैलिफोर्निया के तट पर स्क्विड और सैल्मन जैसी ठंडे पानी की मछलियां भारी मात्रा में खिंची चली आती हैं। यानी महासागर की एक करवट और पूरी दुनिया में सूखा, बाढ़ और तूफानों का नया नक्शा बन जाता है। मॉडर्न साइंस से हटकर अगर हम इतिहास के पन्नों में जाएं, तो हमें 1877 की जलवायु आपदा के रूप में एक बहुत बड़ी चेतावनी मिलती है। इतिहास मुड़कर देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें इस समुद्री घटना की अनकंट्रोलेबल और निर्मम शक्ति का असली अंदाजा होता है। 1877-78 का वो खौफनाक एल नीनो अपने आप में एक रेयर घटना थी। अकादमिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि उस समय एल नीनो के साथ साथ एक बेहद मजबूत इंडियन ओशन डाइपोल और उत्तरी अटलांटिक में गर्म तापमान का एक डेडली कॉम्बिनेशन बन गया था, और इन सब ने मिलकर पूरे एशिया, ब्राजील और अफ्रीका में भयंकर सूखे की ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसकी कल्पना करना भी आज मुश्किल है। इस ऐतिहासिक आपदा की इंसानी कीमत लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। 5 करोड़ 50 मिलियन। ये सिर्फ कोई स्टैटिस्टिक या नंबर नहीं है, बल्कि ये उन लोगों की जान का आंकड़ा है जो एशिया, ब्राजील और अफ्रीका में फैले भीषण सूखे की वजह से खत्म हो गए। ये हमें साफ तौर पर याद दिलाता है कि मौसम के पैटर्न में होने वाला एक बड़ा शिफ्ट पूरी मानव जाति के लिए कितना घातक और जानलेवा साबित हो सकता है। इस तबाही के पीछे सबसे बड़ा कारण थी इसकी ऐतिहासिक इंटेंसिटी। 1877 की इस घटना में समुद्र की सतह के तापमान में अपने सामान्य स्तर से 3.5 डिग्री सेल्सियस का असाधारण उछाल देखा गया था। सुनने में शायद 3.5 डिग्री बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन ग्लोबल ओशन टेम्परेचर के स्केल पर यह लिटरली एक भट्टी की तरह है, जिसने इसे इतिहास के सबसे शक्तिशाली एल नीनो इवेंट्स में से एक बना दिया। अगर हम इन आंकड़ों को मॉडर्न इवेंट्स के साथ रखकर देखें तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है।
1982 या 1997 की अल नीनो घटनाओं से तुलना करने पर पता चलता है कि 1877 का अल नीनो न सिर्फ 3.5 डिग्री के पीक के साथ सबसे ऊपर था, बल्कि ये लगभग 22 महीनों तक चला था। जी हां, करीब 2 साल तक। और इसका भौगोलिक फैलाव भी पश्चिम की ओर इतना ज्यादा था कि इसने सामान्य से कहीं बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था। इतिहास के इस खौफनाक मंजर के बाद चलिए अब बात करते हैं कि भारत के लिए इसका क्या मतलब है। वर्तमान की बात करें तो जो फोरकास्ट मॉडल्स 2026 के सुपर एल नीनो की ओर इशारा कर रहे हैं, उसका भारत पर बहुत गहरा और सीधा असर होने वाला है। हम सब जानते हैं कि भारत का ग्रीष्मकालीन मानसून जमीन और समुद्र के तापमान के अंतर पर कितना ज्यादा डिपेंड करता है। जब अल नीनो के दौरान वायुमंडलीय सर्कुलेशन में बदलाव होता है तो हिंद महासागर के ऊपर हवा नीचे की ओर बैठने लगती है। ये प्रोसेस अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी से भरी मानसूनी हवाओं को कमजोर कर देती है, जिससे बारिश का पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है। और इस सिस्टम के बिगड़ने का ज़मीनी असर क्या होगा? नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में सिवियर हीट वेव्स यानी भयंकर लू की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। मॉनसून के आने में देरी हो सकती है, जिसका सीधा असर हमारी खेती पर पड़ेगा। फसलें कम होंगी तो जाहिर है कि फूड शॉर्टेज और महंगाई का संकट सामने आकर खड़ा हो जाएगा। इतना ही नहीं, समुद्र का पानी गर्म होने से मछलियां ठंडे पानी की तलाश में माइग्रेट कर जाएंगी, जिससे मरीन इकोसिस्टम और मछुआरों की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ जाएगी। तो देखा आपने, प्रशांत महासागर में बढ़ रही इस गर्मी का सीधा कनेक्शन हमारी थाली के खाने और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। लेकिन ठहरिए, यह सब सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। आइए इस क्लाइमेट थ्रेट को कम करने वाले सॉल्यूशंस पर बात करते हैं। सिचुएशन भले ही डरावनी लग रही हो, लेकिन हमारे पास इससे निपटने के कुछ बहुत ही सॉलिड और साइंटिफिक तरीके मौजूद हैं। इसरो द्वारा सुझाए गए क्लाइमेट रेजिलियंस स्ट्रैटेजी हमें एक बेहतरीन रोडमैप देती है। इसके 4 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना ताकि लोकल टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सके। दूसरा, ऐसे स्वदेशी या नेटिव पेड़ चुनना जो वहां की मिट्टी और मौसम में आसानी से सर्वाइव कर सकें। तीसरा, इन प्रयासों में लोकल कम्युनिटीज को साथ जोड़ना ताकि लंबे समय तक इनकी देखभाल हो सके। और आखिरी, प्लांटेशन के साथ साथ टिकाऊ खेती और वाटर मैनेजमेंट की तकनीकें अपनाना। ये हवाई बातें नहीं है, बल्कि वो स्ट्रैटेजी है जो जमीन और मौसम दोनों में स्टेबिलिटी ला सकती है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल हमारे सामने आता है। जैसे जैसे प्रशांत महासागर गर्म हो रहा है और 2026 में ये लिटिल बॉय एक बार फिर जागने की तैयारी कर रहा है, क्या हमारा आधुनिक समाज इसके बदलते मिजाज के साथ खुद को ढालने के लिए वाकई तैयार है? क्या हम इतिहास की उन 5 करोड़ जिंदगियों से कोई सबक ले पाएंगे, या फिर हम पुरानी गलतियां दोहराने वाले हैं? ये सिर्फ एक वेदर फोरकास्ट नहीं है, बल्कि एक वेकअप कॉल है, और हमारा रिस्पॉन्स ही ये तय करेगा कि हम इस चुनौती को कैसे मात देते हैं। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।